हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12, द चैप्टर नेम इज वेव ऑप्टिक्स। और जो आज का टॉपिक है इट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। क्लियर है भाई? तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर शुरू कर दिया था। उसमें मैंने हाइगेंस के प्रिंसिपल और उसके बेसिस पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में आपको समझाया था। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं टॉपिक वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का। न्यूमेरिकल इससे कंपटीशंस में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो भाई आप ध्यान से बहुत बढ़िया तरह से सुनेंगे, पूरी बात आपको आई होप समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव को समझने से पहले छोटी मोटी दो चार बातें आपको समझनी पड़ेगी। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव शुरू करेंगे। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो भैया कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। लाइट जो साउंड वेव थी, मैंने क्लास 11th में भी आपको समझाया था वहां पर भी, तो वो भी एक वेव थी। वहां पर भी ये फिनोमेना हमने पढ़ी थी, इंटरफेरेंस, बीट्स वहां पढ़ी थी हमने, है ना, और डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ा था हमने वहां पर। तो वही फिनोमेना वापस से रिपीट, कुछ सिमिलर रहेगा आपका साउंड वेव की तरह, पर बिल्कुल साउंड वेव से मैच नहीं करेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी रहेगा। अच्छा, साउंड वेव जो थी आपकी वो एक मैकेनिकल वेव है, एक मैटर वेव है, जबकि जो आपकी लाइट है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती है लाइट आपकी यहाँ पर। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं पहले वो समझो आप। तो हमने साउंड वेव में भी पढ़ा था कि कोहेरेंट सोर्सेज दो ऐसे सोर्स होते हैं जिनसे निकलने वाली जो लाइट की वेव्स होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और उनके बीच जो फेज डिफरेंस रहेगा या तो वो जीरो रहेगा या फिर अगर है तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। इनिशियल फेज डिफरेंस जो भी है उनके बीच का वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द टाइम। यहां पर कोहेरेंट सोर्सेज जो होते हैं आपके वो सिंगल सोर्स ही कोहेरेंट सोर्स, मतलब दो अलग अलग सोर्स का कोहेरेंट सोर्स होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम हो जाता है। यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी तो आप सेम कर सकते हो पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह पाता। दो अलग अलग सोर्सेज अगर आपने ले लिए सेम फ्रीक्वेंसी वाले तब भी। तो यहां पर जो कोहेरेंट सोर्सेज को हम अचीव करते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट मेथड होता है, इतना आसान नहीं होता उसको। दो अलग अलग सोर्सेज जो हैं आपके वो कोहेरेंट सोर्स सीधे नहीं हो पाते। लाइट में साउंड में होते थे पर लाइट वेव में दो अलग अलग सोर्सेज आपके कोहेरेंट सोर्स नहीं हो पाते। एक ही सोर्स से हम कोहेरेंट सोर्सेज बनाते हैं दो, और वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो मैं पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं। तो कोहेरेंट सोर्सेज वो तो हो गए जिनसे निकलने वाली लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो और दोनों जो लाइट वेव्स हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस रहेगा वो टाइम के साथ क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट आपका रहना चाहिए। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर said to be coherent if the light wave from the sources या फिर if they emit light wave of same frequency या फिर वेवलेंथ बोल सकते हो आप, सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एंड आइदर इन फेज और phase difference between them is constant। तो दो सोर्सेज ऑफ लाइट तब कोहेरेंट कहे जाते हैं जब वो दो लाइट वेव इस तरह से एमिट करें कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो दोनों या तो फेज में हो, मतलब उनका फेज डिफरेंस जीरो है, या फिर अगर फेज डिफरेंस है भी तो वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है भाई? तो मैंने आपको बता दिया था अभी कि जो साउंड वेव है वहां पर दो अलग अलग सोर्सेज हैं, वो कोहेरेंट हो सकते हैं पर लाइट वेव में बहुत मुश्किल होता है ऐसा हो पाना।
तो यहाँ पर हम एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाते हैं, और किस तरह से बनाते हैं वो आपको मैं समझाता हूं। तो यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेस जो हम यूज करते हैं वो किस तरह से करते हैं वो समझो जरा आप। तो हम बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेस। तो भैया जो कोहेरेंट तो मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेस क्या है, जरा आप ध्यान से सुनिए। तो यहां पर दो मेथड हैं आपके। पहला तो है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, यानी किसी एक वेव फ्रंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और वो दोनों हिस्से जो हैं वो आपस में सुपर इम्पोज होंगे, अलग अलग ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल करके, और इंटरफेरेंस पैटर्न आपका बना कर देंगे। इंटरफेरेंस क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा बाद में। और दूसरा जो मेथड है वो है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो पहला है वो क्या है, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। यहां पर एक वेव फ्रंट को हम दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इन दिस केस a wave front is divided into two parts. And these parts superimposed to each other after traveling different optical path and produce interference pattern. भाई क्लियर है? इस तरह से अब इसका यूज हम करते हैं। एक तो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसी मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट है उसमें भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है उसमें भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और बहुत सारे इस तरह से आपका मैंने कहा था फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है? वो भी लिख दूं क्या? बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो ये तीन मेन फिनोमेना जो हमें पढ़नी भी है इस चैप्टर में, उनमें हम बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से ही दो कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये बाद में इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाएंगे। ये तीनों एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए थे जो मैंने लिखे हैं अभी। अब इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी। पहले आप कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में पूरी बात समझ लें फिर आगे बढ़ेंगे। तो नंबर सेकंड है, अच्छा ये डिवाइड कैसे करते हैं वेव फ्रंट को, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। अभी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करके दिखाऊंगा किस तरह से आपकी जो वेव फ्रंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें क्या है, जो आपकी एक वेव है उसको हम दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करते हैं कि उनके एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। अब ये कैसे करते हैं, बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो इसको मैं लिख देता हूं।
in this case the amplitude of incoming wavefront is divided into two parts by partial reflection और रिफ्रैक्शन। ठीक है, these two parts act as coherent sources and produces interference pattern when superimposed to each other। अरे भाई क्लियर है बात? यहां पर जो एग्जाम्पल है इस वाले तरीके का हम किस किस एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं तो मैं आपको बता दूं। थिन फिल्म्स जो इंटरफेरेंस होता है वो इसी मेथड से होता है। वहां दो कोहेरेंट सोर्स एम्पलीट्यूड की डिवीजन से ही बनते हैं। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, न्यूटन्स रिंग। ठीक है भाई, चलिए तो ये तो हो गया आपके कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में सारी जानकारियां। कोहेरेंट सोर्सेस दो ऐसे सोर्स होंगे जहां से निकलने वाली लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम होगी, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होंगे भाई? इनकोहेरेंट सोर्सेस में या तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी दोनों की, और फ्रीक्वेंसी अगर सेम है भी तो उनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो उनको हम बोल देंगे इनकोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, इसको आप अपने आप भी लिख सकते हो। इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या हो जाएगा? द टू सोर्सेस आर सेड टू बी इनकोहेरेंट सोर्सेस इफ दे emit to different frequencies light waves, or the frequency of light waves may be same but phase difference are variable between them। इसको आप अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिख लें। ठीक है भाई, चलिए तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम वेव में पढ़ के आए थे पीछे, साउंड वेव में भी, कि अगर दो डिफरेंट साउंड वेव जब एक ही मीडियम में एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आता है नेट पार्टिकल का, हम जानते हैं जब भी कोई वेव मीडियम में ट्रेवल करती है तो जो मीडियम के पार्टिकल है वो अपनी मेन पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेशन करते हैं, और जो ऑसिलेशन है वो या तो वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के पैरेलल होता है या फिर उसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा तो आपकी ट्रांसवर्स वेव है, पैरेलल होगा तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो साउंड वेव हम पढ़ के आए थे पीछे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इट इज ए ट्रांसवर्स वेव, जो कि आपकी लाइट वेव है। तो जब लाइट वेव किसी पॉइंट पर जाकर दो लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, जब वो एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं, तो उस केस में उस पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए आपकी एक वेव आई, अब वेव इस तरह से आकर किसी पॉइंट पर आकर मिली, एक और दूसरी वेव आई इस जगह पर ही, ठीक है, ये ऐसे ट्रेवल कर रही थी, ऐसे ट्रेवल कर, दोनों आकर यहां पर मिलती हैं। अब मान लीजिए ये चाहती है कि भाई ये पार्टिकल पहले अपनी मीन से ऊपर जाए, और ये चाहती है नहीं पार्टिकल पहले मीन से नीचे आए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कम हो जाएगा। दोनों अगर चाहती है कि पार्टिकल मीन से ऊपर की तरफ जाए स्टार्टिंग में, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो किसी भी पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा
मीडियम के पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा ड्यू टू बोथ वेव्स, वो उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर आएगा। इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वे पीछे भी हम पढ़ के आए, तो सेम चीज यहां पर भी हम लिखने वाले हैं। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the resultant displacement of a particle of medium at any instant is equal to the vector sum of individual displacements caused by particle by two or more waves traveling in that medium। क्लियर है भाई? तो मान लीजिए अकेले एक वेव आती है तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट y1 वेक्टर होता है, दूसरी आती है तो उसका y2 वेक्टर होता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा दोनों के वेक्टर सम के बराबर आएगा। मतलब वो किस डायरेक्शन में पार्टिकल को ढकेलना चाहती है मेन पोजीशन से, इस पे भी डिपेंड करता है कि वहां का नेट डिस्प्लेसमेंट किस तरह से आने वाला है। तो y वेक्टर हो जाएगा आपका y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर एंड सो ऑन, जितनी भी वेव्स होंगी उन सभी के लिए। तो ये तो हो गया आपके पास क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये हमने पीछे पढ़ा था साउंड वेव में, तो सेम यहां पर भी है लाइट वेव में भी। तो भैया अब हम बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो मेन टॉपिक रहेगा आज का। चलिए तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या है आपका, देखिए जब भी दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, तो जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स जब एक ही मीडियम में एक साथ ट्रेवल करती हैं तो किसी पॉइंट की जो एनर्जी होती है या मीडियम के पार्टिकल्स जो है उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। किसी किसी पार्टिकल को एनर्जी बहुत ज्यादा मिल जाती है और किसी किसी पार्टिकल को बहुत कम मिल जाती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टू द मीडियम, जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। कब, जब दो वेव्स आपकी उस मीडियम में एक साथ ट्रेवल करती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, मतलब वो कोहेरेंट, और उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, मतलब वो कोहेरेंट सोर्सेज से एमिट हुई हैं, ठीक है। तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है उसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें किसी किसी पार्टिकल की जो एनर्जी है या जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और किसी किसी पार्टिकल बिल्कुल जीरो के बराबर यानी बहुत कम, मिनिमम हो जाती है, और बाकी सब इनके बीच में रहती है। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो द फिनोमेना ऑफ redistribution of light energy to the particles of medium due to superposition
of two light waves of same frequency and having constant phase difference. इस तरह से भी बोल सकते हो आप कि लाइट वेव्स, सुपर इम्पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज। It's called interference of light. ठीक है भाई, द फिनोमिना ऑफ redistribution of light energy to the particles of medium due to superposition of two light waves of same frequency and having constant phase difference. लाइट वेव्स ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर होगी बात? यहाँ पर जब दो लाइट वेव्स आपकी मिलेंगी तो किसी किसी पार्टिकल की एनर्जी हो जाएगी बहुत ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, किसी किसी हो जाएगी मिनिमम। जहां पर एनर्जी मैक्सिमम होगी उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर एनर्जी मिनिमम होगी उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है भाई, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो यही बात लिख देते हैं नीचे, एट सम पॉइंट्स energy become maximum as these points interference is called constructive interference। और at some points energy becomes minimum at these points interference is called डिस्ट्रक्टिव। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपकी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की पूरी डेफिनेशन। रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी, लाइट एनर्जी का पार्टिकल्स जो मीडियम के हैं उन पर, जहां पर मैक्सिमम होती है एनर्जी वहां पर होता है कंस्ट्रक्टिव, जहां पर मिनिमम होती है वहां पर होता है आपका डिस्ट्रक्टिव। अब इंटरफेरेंस जो फिनोमिना, इसका डेली लाइफ एग्जांपल्स, यानी अपने डेली लाइफ में आप बहुत सारे ऐसे फिनोमिना देखो जहां पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रहा होगा। डेली लाइफ एग्जांपल इंटरफेरेंस के हैं आपके, जो सोप बबल होती है उसको अगर आप सनलाइट में देखो तो उसमें कलर दिखते हैं हमको, या ऑयल की पतली सी फिल्म होगी उस पर हमको कलर दिख, मतलब आप ऑयल को पानी के ऊपर फैला दो और सनलाइट में जब उसको देखते हो तो कलर बिखरे हुए दिखते हैं ऑयल की पतली फिल्म पर, थिन फिल्म पर। सोप की थिन फिल्म में भी आपको कलर फैले हुए दिखते हैं। कुछ बर्ड होते हैं जो मल्टी कलर के दिखते हैं इंटरफेरेंस फिनोमिना के कारण ही, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आपको दिखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे आपने लिख सकते हो ये डिस्पर्सन के लिए नहीं होता, बहुत बच्चे डिस्पर्सन लिख के आते हैं, कलर्स का जो दिखना होता है सोप फिल्म पे या ऑयल की थिन फिल्म पे, वो डिस्पर्सन नहीं होता, वो आपका इंटरफेरेंस होता है।
ये आपके इंटरफेरेंस के एग्जांपल हैं डेली लाइफ। ये डिस्पर्सन के एग्जांपल नहीं, ध्यान रखें इंटरफेरेंस के एग्जांपल है ये। ठीक है भाई, इनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपका थिन फिल्म में हमें क्यों कलर दिखाई पड़ते हैं सनलाइट में, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अभी आगे। तो अभी एग्जांपल आप देख लें, कभी एक नंबर में पूछ ले जाए आपका सिंगल करेक्ट आंसर पूछ ले जाए भैया इस तरह से बताइए कि कौन सी फिनोमिना है, ठीक है, तो आप तुरंत उनको बता सकते हो कि भाई ये फिनोमिना कौन सी वाली है, इंटरफेरेंस है। डिस्पर्सन लिखाते हैं कई बच्चे, डिस्पर्सन नहीं है, ध्यान रखें आप इस बात का। चलिए भाई, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। अब हम डिटेल में मैथमेटिकली इसका एनालिसिस करेंगे। तो हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव, जिसको हम मैक्सिमा भी कहते हैं, एंड डिस्ट्रक्टिव, जिसको हम मिनिमा भी कहते हैं, इंटरफेरेंस। तो क्या कंडीशन रहेंगे आपकी कंस्ट्रक्टिव यानी मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए, और क्या कंडीशन रहेंगे आपकी डिस्ट्रक्टिव यानी मिनिमम इंटरफेरेंस के लिए। चलिए भाई कंडीशन निकालते हैं। अच्छा मान लीजिए आपके पास क्या है, दो वेव्स हैं और वो किसी पॉइंट पर आकर मिलती है, मान लीजिए अलग अलग पाथ ट्रेवल करके आती हैं वो, ठीक है। इस तरह से आके वो सुपर इम्पोज होती है मान लीजिए किसी एक पार्टिकल पे, ठीक है ऐसे। अब ये क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, स्क्रीन है तो हमें किस तरह का पैटर्न मिलता है यहां पर, इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम मिलेगा, वो चीज हमें निकालनी है। दो अलग अलग वेव है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी भी ओमेगा और इसकी भी ओमेगा मानोगे, फिर न्यू मानोगे, जैसे ही मानना है। और इनका जो फेज डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों जब किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो वहां पर मैक्सिमा कब बनता है, मिनिमा कब बनता है, इनका जो पाथ है वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, इनके बीच जो एंगल का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, मतलब फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, टाइम डिफरेंस क्या होना चाहिए, वो सारी बातें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यह आपकी एक वेव है जिसकी जो इक्वेशन है वो है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस phi1 मान लेते हैं ना। दूसरी जो है इसको मान लेते हैं y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2। क्लियर है भाई। अब दोनों वेव जब मिलेंगे तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहां पर बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या जाएगा, y1 प्लस y2। भाई क्या जाएगा, y1 प्लस y2। इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इस तरह से आ गई है। अब इसे कर लेते हैं हम एक्सपेंड। क्लियर है भाई। तो अब हम इसे साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड करने वाले हैं। ठीक है भाई, साइन ए प्लस बी से हमने कर लिया इसको एक्सपेंड। अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी जिनमें जिनमें है उसे कॉमन ले लेते हैं।
चलिए वो भी करके देख लेते हैं। तो अब क्या आएगा देखिए आगे, एक तो आपने साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो अंदर बचेगा a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 प्लस cos ओमेगा टी आप कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2। क्लियर है भाई? ये बच गया आपके पास जो बचा हुआ है यहाँ पर। इसको भी रेस कर देता हूँ, जरूरत तो है नहीं इसके। ना अब हम जानते हैं जो रिजल्टेंट है वो भी एक वेव होगा, ठीक है भाई। तो अगर वो एक वेव है तो किस तरह से मिलने वाली है वो समझिए। एक तो आपको पुट करना है a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 को a cos phi के इक्वल, और a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 को हम पुट कर लेते हैं a sin phi के इक्वल। इससे क्या फायदा मिलेगा, ये पूरी चीज बन जाएगी a cos phi, ये पूरी चीज बन जाएगी a sin phi, और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास sin a प्लस b का। तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी मतलब लेट कर लेते हैं ना, ये मैंने अपने मन से माना, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसको भी हमें एक वेव की तरह दिखाना है। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ए हो नहीं, ए और बी नहीं मानते। सेकेंड पुटिंग इन फर्स्ट अगर हम देखें तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी, ए कॉमन लेते ही साइन ओमेगा टी प्लस फाइव रख के देख लो आप। थोड़ा शॉर्ट में कर दिया मैंने। इस पूरे के प्लेस पे ए cos फाइव रख लो, इस पूरे के प्लेस पे ए sin फाइव रख लो, ए कॉमन ले लो तो फॉर्मूला बन जाएगा sin ओमेगा टी cos फाइव cos ओमेगा टी sin फाइव, जो कि sin a प्लस b का फॉर्मूला है तो sin ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। इट इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। इट इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक है, जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो a है और जिसका जो फेज डिफरेंस है वो है फाई। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा फेज डिफरेंस और क्या आएगा एम्पलीट्यूड। नाउ squaring and adding सेकेंड एंड थर्ड, स्क्वायर करके इनको ऐड कर लीजिए आप बोथ साइड। तो a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 होल स्क्वायर, यहां आ गया a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर phi। पहले दोनों साइड स्क्वायर कर ले दोनों इक्वेशंस का, फिर उनको सम करना है, स्क्वायर करके तब सम करना है, स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या बचेगा, एक दो लाइन वेस्ट कर रहा हूं, आप एक्सपेंड कर लेना अपने हिसाब से पूरा। ये तो हो गया सीधे a स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव sin स्क्वायर फाइव मिलके 1 हो जाएंगे। यहां से देखा जाए तो चलो मैं कर देता हूं पूरा। ये हो गया आपका एक्सपेंड करने के बाद cos स्क्वायर sin स्क्वायर a1 स्क्वायर कॉमन लो दोनों में से,
तो इसके बाद जो बनेगी कंडीशन वो ये हो जाएगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो cos phi 1 cos phi 2 sin phi 1 sin phi 2 अंदर बच जाएगा। इज इक्वल टू स्क्वायर, ये आपका होता है cos a माइनस बी का फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला किसका होता है? cos a माइनस बी का होता है। तो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच। ये माइनस आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, cos के अंदर माइनस का एंगल भी प्लस की वैल्यू ही दे देता है। cos माइनस थीटा को cos प्लस थीटा के बराबर है। तो इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, डेल्टा पाई से भी लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेज डिफरेंस। ठीक है, तो जो फॉर्मूला आपका बन गया वो ये बन गया। हाँ ठीक है, ए स्क्वायर लिखा हुआ ये, पहला फॉर्मूला ही बन गया आपके पास। क्लियर है भाई? इस स्क्वायर को आप इधर लाके रूट भी बना सकते हो, इस स्क्वायर को इधर लाके रूट भी बनाया जा सकता है, वो आपकी मर्जी है। तो पहली बात तो ये आ गई अपने पास। अरे क्लियर है? ठीक है, और देखिए डिवाइडिंग तो tan फाई भाई a sin फाई अपॉन a cos फाई एक तरफ, बाकी इधर जो लिखा जाएगा वही हो जाएगा a1 sin फाई 1 प्लस a2 sin फाई 2 डिवाइडेड बाई a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2। ये लो, ये आ गया दूसरा फॉर्मूला। तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी जो उसका फेज होगा फाई, वो ये रहेगा। ठीक है भाई, इनिशियल जो फेज रहेगा उसके इसको हम इपोक बोलते हैं, तो वो ये आपकी ये रहेगी। इनिशियल फेज आपका जो फाई मैंने माना था रिजल्टेंट वेव का, इस फॉर्मूले से निकलेगा, जहां फाई 1 इनिशियल फेज है वेव फर्स्ट का और फाई 2 इनिशियल फेज है वेव सेकंड का। a1 a2 उनके रिस्पेक्टिवली एम्पलीट्यूड है। तो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो ये आ गया, और रिजल्टेंट वेव का जो इनिशियल फेज आएगा ये क्या है? इनिशियल फेज है। ठीक है, ये पे पहुंच। तो ये आ गया आपका इनिशियल फेज और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला। चलिए अब आगे देखते हैं। अगेन एज वी नो इंटेंसिटी जो आई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होती है। आई का मतलब इंटेंसिटी है, ये आप जानते हो एम्पलीट्यूड होता है। यहां से अगर हम I1 करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ये तो के ए स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास के A1 स्क्वायर। सिमिलरली I2 क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर इक्वल टू के A2 स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं जो आपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला था उसमें। तो क्या आ जाएगी आपके पास? रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो भी देख लो। तो के A1 स्क्वायर, के A1 स्क्वायर के प्लेस पे जाएगा I1 बाई के, है ना? A1 स्क्वायर था ना, तो I1 बाई के प्लस I2 बाई के, यहां पर आ जाएगा 2 रूट I1 रूट I2, और रूट के मिलके के बन जाएंगे। यार A1 था ना, तो A1 निकालोगे तो रूट I1 बाई के आएगा, A2 निकालोगे तो रूट I2 बाई के आएगा, तो रूट के मिलके के बन जाएंगे वापस से। यहां पर आ जाएगा cos फाई 1 माइनस फाई 2, इधर आ जाएगा I बाई के। तो के कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आपकी आएगी वो आ जाएगी I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 cos फाई 1 माइनस फाई 2। ये लीजिए, हो गया आपके पास फॉर्मूला। तो इस तरह से हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी और जो इनिशियल फेज है ऑफ रिजल्टेंट वेव वो हमने निकाल लिया। अगर आपको दे रखी हो एम्पलीट्यूड
रिस्पेक्टिवली दोनों वेव्स के, और उनका जो इनिशियल फेज है φ1 और φ2 है। ये आपका फेज डिफरेंस है, इनिशियल फेज डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं φ1 माइनस φ2। इफ φ1 जीरो होता और φ2 जो है आपका, φ2 को मान लेते हैं यहाँ पे जीरो, और φ1 आपका मान लीजिए होता अल्फा, है ना, कुछ और मान लेते हैं, फाइव तो हम ऑलरेडी मान चुके हैं ना। φ1 होता मान लीजिए आपके पास अल्फा और φ2 होता आपके पास जीरो, तो कंडीशन क्या बनती, a इज इक्वल टू आता रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस अल्फा, जहां पर अल्फा क्या होता फेज डिफरेंस, ठीक है। i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 कॉस अल्फा होता है ये, और यहां पर आपका इनिशियल फेज आता है रिजल्टेंट वेव का tan फाई, वो सीधे आपका आता हमने जीरो मान लिया किसको φ2 को, यहां पर आता आपके पास a1 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी आता होगा। क्लियर है भाई। ये तीन फॉर्मूले होते हैं आपके इस केस में, जनरली ये बुक में लिखे मिलते हैं, तो आप इनको देख लें, ये फेज डिफरेंस है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अरे क्लियर होगी बात। तो ये तो आगे आपके पास रिजल्टेंट सारी चीजें जो हमने निकाल ली थी वो। चलिए भैया अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी वही तो कंस्ट्रक्टिव होगा। तो हम जानते हैं जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है ये, यही तो फॉर्मूला होता है, इसको हम फेज डिफरेंस बोल सकते हैं सीधे सीधे। Here प्लस वन होगा तभी तो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो डेल्टा फाई का मतलब हो गया φ1 माइनस φ2 जो फेज डिफरेंस है। तो जो जीरो वैल्यू आती है तो उसके लिए एंगल्स आपके फेज डिफरेंस होना चाहिए वो जीरो का होना चाहिए, ये हम जानते हैं। आपका 2 पाई पे आता है या फिर आता है 4 पाई पे या फिर आता है 6 पाई पे, इस तरह से जनरली। तो डेल्टा फाई जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कुल मिला के 2n पाई, जहां पर हम n की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। तो फॉर मैक्सिमा फेज डिफरेंस बिटवीन वेव मस्ट बी 2n पाई वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 and so on। for n is equal to 0 maxima is called central maximum, ठीक है। n is equal to 1 फर्स्ट मैक्सिमा एंड सो ऑन, ठीक है भाई। इस तरह से जीरो को बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, फिर 1 पर फर्स्ट, सेकंड पर सेकंड, थर्ड पर थर्ड, इस तरह से बोला जाता है। क्लियर है बात। ये तो निकला है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस ऑफ टू वेव
अगर 2n पाई के इक्वल होता है, जहां पर n की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी आप रख सकते हो, तो उस केस में जब वो सुपर इंपोज होती है तो वो क्या बनाती है, मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पर होता है प्रोड्यूस। अगेन पाथ डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा एक्स बोल देंगे पाथ डिफरेंस को। तो डेल्टा एक्स जो होता है वो हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है भैया, लैम्डा अपॉन में 2 पाई और मल्टीप्लाई डेल्टा पाई। तो पाथ डिफरेंस आपका आ जाएगा एन लैम्डा, क्योंकि डेल्टा पाई की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो 2n पाई। 2n पाई पुट करते क्या आ जाएगा आपका पाथ डिफरेंस एन लैम्डा। तो अगर आपसे पूछता है बताइए फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या है दोनों वेव्स के बीच का, तो लैम्डा, दूसरे के लिए 2 लैम्डा, सेंट्रल के लिए 0 पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा करेंगे तो क्या आ जाएगी 2 पाई, सेकंड मैक्सिमा 4 पाई, थर्ड मैक्सिमा 6 पाई, सेंट्रल मैक्सिमा 0। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस फॉर मैक्सिमा हमने निकाल दिया। अब हम ऐसे ही टाइम डिफरेंस की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, टाइम डिफरेंस की। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच जो रिलेशन होता है वो। तो डेल्टा टी जो आएगा यहां पर वो होता है टाइम पीरियड अपॉन में 2 पाई मल्टीप्लाई डेल्टा पाई। ये हो जाएगा आपके पास n इंटू टी। पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा n इंटू टी, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो अगर टाइम डिफरेंस आपका 0 का है, टाइम पीरियड t का है, या 2t का है, या 3t का है, तो उस केस में जब वो सुपर इंपोज होंगे तो मैक्सिमास बनाएंगे। अगर सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए तो टाइम डिफरेंस 0, फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए तो टाइम डिफरेंस टाइम पीरियड के बराबर 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड के बराबर फिर सेकंड मैक्सिमा मिल जाएगी। इस तरह से आपको ये मैक्सिमास जो है वो मिलेंगी। और जो मैक्स आएगा वो आएगा कितना वो भी देख लेते हैं। एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आती है आई मैक्स, और एम्पलीट्यूड भी जो आता है ए मैक्स, तो ये तो हो जाती है आपकी सीधे सीधे रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। कॉस फाई की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो बचेगा आपके पास, जो लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। नहीं, सीधे a1 प्लस a2 आएगा, सॉरी, इधर भी स्क्वायर था, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास ये आएगा। तो आई मैक्स तो आपका ये हो जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है, और ए मैक्स आपका हो जाएगा सीधे a1 प्लस a2। यहाँ पे स्क्वायर मत करना, a1 प्लस a2 रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले रहेंगे किसके लिए, आई मैक्स और ए मैक्स के लिए। क्लियर है भाई। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं ऐसी कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर मिनिमा। तो इस केस में क्या होना चाहिए, cos phi1 माइनस phi2 मस्ट बी इक्वल टू -1, है ना। तो यहां से डेल्टा फाई आएगा जिसको हम बोलते हैं phi1 माइनस phi2, यानी फेज डिफरेंस, वो आपका हो जाएगा पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। तो डेल्टा फाई को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो आपका हो जाएगा 2n माइनस 1 पाई, प्लस नहीं लिखा मैंने, 2n माइनस 1 जानबूझ के लिखा क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू हम 1 से रखते हैं। सेंटर पे आपको मैक्सिमा मिलती है, मिनिमा नहीं मिलती। तो 1 रखोगे तो फर्स्ट मिनिमा, सेकंड रखोगे सेकंड मिनिमा, सेंट्रल मिनिमा होती ही नहीं है आपके पास। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा फेज डिफरेंस। तो सेंटर का मतलब होता है मैक्सिमा, जहां पर पाथ डिफरेंस 0 होता है वहां पर आपकी मैक्सिमा बनती है सेंटर पे। इसके बाद फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, इस तरह का पैटर्न आपका दिखता है आपको। मैं आपको भी समझा दूंगा प्रॉपर्ली, ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा। ये तो हुई फेज डिफरेंस के बारे में बात।
ये क्या हो गया भैया, फेज डिफरेंस। तो सिमिलरली हम बात करेंगे पाथ डिफरेंस की। फेज डिफरेंस निकाल दिया, अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाई के बराबर होता है फॉर्मूला। डेल्टा फाई आपने निकाला है 12-1, तो ये आ जाएगा आपके पास n-1/2 इंटू लैम्डा सॉल्व करने के बाद। ठीक है। टाइम डिफरेंस जहां n की वैल्यू आपको 1 से रखनी है। ये फॉर्मूला होता है, तो डेल्टा टी जो आएगा आपके पास n-1/2 इंटू टी आ जाएगा, जहां n की वैल्यू वही रखनी है 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, इस तरह से। तो कंडीशन आपको समझ आ गई। अच्छा, इस कंडीशन में जो आई मीन और जो ए मीन आता है वो कितना आता है, जरा वो भी देख लेते हैं। और ये आपका आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर। इस पे स्क्वायर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मॉड लगा लेना। हो सकता है a2 बड़ा हो तो a2 माइनस a1 करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मॉड ऑफ a1 माइनस a2। तो ये दोनों चीजें आपको मैंने बता दी। तो मिनिमा के लिए और मैक्सिमा के लिए सारी चीजें जो पॉसिबल थी मैंने आपको समझा दी। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं, तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो अब देखते हैं रेशियो क्या आएगा, आई मैक्स टू आई मीन। रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत पूछता है इस पे क्वेश्चन छोटे मोटे, तो आप देख लें ध्यान से। आई मैक्स अपॉन आई मिन जब आप करते हो तो फॉर्मूला होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2 रेज़ टू पावर 2। यहां से आप √I1 लेके कॉमन भी कर सकते हो, तो आपका ये हो जाएगा 1 प्लस √I2 बाई I1, 1 माइनस √I2 बाई I1 होल स्क्वायर, यहां पर होल स्क्वायर कॉमन लेके मैंने कट कर दिया बोथ साइड, तो आपके पास ये भी आ जाएगा जो मैंने लिख दिया है इसमें। क्लियर है? इस हिसाब से आप इनका रेशियो भी निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर आपको कभी कभी ऐसे दिया कि दोनों वेव्स का जो रेशियो है वो दे रखा है, तो बताइए आई मैक्स अपॉन आई मीन क्या आएगा। सीधे आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। सीधे आपका आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है भाई? ऐसे आप सिमिलरली यहां पर ए मैक्स अपॉन ए मिन भी निकाल सकते हो। वो आपकी होती है a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस a2 बाई a1, 1 माइनस a2 बाई। इससे भी आप इजीली निकाल सकते हो। एक और बात है, आई मैक्स अपॉन आई मिन जो होता है वो होता है a मैक्स स्क्वायर अपॉन ए मिन स्क्वायर। ये भी है। ठीक है, इन सभी फॉर्मूले से आप इजीली क्या निकाल सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो मैक्सिमा और मिनिमा का। क्लियर है भाई? इसी में आप एक और बात कर सकते हो, अगर आपके I1 I2 बराबर है तो क्या आएगा आंसर। If
I1 इज इक्वल टू I2, तो I मैक्स जो आपका आता है वो आता है 4I के बराबर, और जो I min आता है वो आपका आता है 0। अगर A1 और A2 इक्वल है तो A मैक्स आपका आता है सीधे 2A के बराबर, और A min आता है आपका 0 के बराबर। ये दोनों बातें भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने आपको अलग से समझा और बता दी। क्लियर है भाई? चलिए, तो अब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड विड्थ ऑफ सोर्स। यानी सोर्स की जो विड्थ है जिससे लाइट बाहर निकल रही है उसकी विड्थ क्या है, और इंटेंसिटी के बीच भी रिलेशन आता है आपका। तो I1 अपॉन I2 जब आप करते हो तो वो आता है √W1 अपॉन W2, ठीक है। नहीं, रूट नहीं आएगा, वो तो एम्पलीट्यूड में आएगा, सीधे डायरेक्ट लिखना है आपको। I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ सोर्स, यानी जो इंटेंसिटी ज्यादा होगी अगर ज्यादा विड्थ है, कम होगी अगर कम विड्थ है, डायरेक्ट ऐसे लिखना है आपको। W1 W2 विड्थ है, ठीक है। यहां से हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे A1 अपॉन A2, तो वो क्या हो जाएगा भाई, रूट I1 अपॉन I2 होता है, सबसे आ जाएगा रूट W1 अपॉन W2। ये आपके पास फॉर्मूले आ गए। अरे भाई, ये क्या आ गया आपके पास, फॉर्मूले आ गए। किसके लिए? रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड विड्थ ऑफ सोर्स। तो एक और बात समझ लेते हैं, फ्रिंज विजिबिलिटी। बस फिर आज का तो लेक्चर हम ये खत्म कर देंगे। फ्रिंज विजिबिलिटी के बारे में और समझ लेते हैं, ये क्या होती है। फ्रिंज विजिबिलिटी को हम V से लिखते हैं, ये आपका रेशियो है I मैक्स माइनस I min अपॉन में I मैक्स प्लस I min, ठीक है भाई। फ्रिंज विजिबिलिटी जितनी ज्यादा रहती है उतने ही सस्टेन्ड इंटरफेरेंस आपका बनता है। यहां से आप चाहो तो भाई कॉमन ले सकते हो, I min को आप कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा I मैक्स अपॉन I min माइनस 1 और I मैक्स अपॉन I min प्लस 1। ये फ्रिंज विजिबिलिटी हो गई, और ये तो आप निकाल ही चुके हो। कॉमन लेकर कैंसिल कर दो बोथ साइड, I min को कॉमन लेकर कैंसिल कर दो। अब क्या आ जाएगा, I मैक्स अपॉन I min तो अभी आपने निकाला था ना, तो रूट वन प्लस रूट I2 बाई I1 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट I2 बाई I1 होल स्क्वायर प्लस 1। यहां से आप इजिली फ्रिंज विजिबिलिटी को निकाल सकते हो। भाई क्या निकाल सकते हो इजिली फ्रिंज विजिबिलिटी। और अगर इसको आपको लिखना है एम्पलीट्यूड के फॉर्म्स में तो A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सॉरी A2 बाई A1 1 माइनस और माइनस 1 और लिखना है यहाँ प्लस 1। ये आ गया आपका फ्रिंज विजिबिलिटी के लिए। तो फ्रिंज विजिबिलिटी के बारे में आपको पता हो, कंट्रास्ट के बारे में पता हो, और कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में अगर आपको पता है तो आप सस्टेन्ड इंटरफेरेंस अचीव कर पाते हो। वो आगे हम पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में और डिटेल में चीजें, ठीक है।
तो भैया जो आज का टॉपिक था ये आपका मैंने बता दिया पूरा। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव कब बनता है, डिस्ट्रक्टिव कब बनता है, क्या फेज डिफरेंस, क्या पाथ डिफरेंस, क्या टाइम डिफरेंस होना चाहिए, सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। इंटरफेरेंस क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सारी बातें मैंने आज आपकी कवर कर दी। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है, तो बाकी जो बातें हैं बची उनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। आज के लिए